So we'll start with a new topic today, which is diffraction. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है, diffraction of light. So before we go into derivation of diffraction, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. Let us take a point source and let us take a screen. What do we expect? और आपको पता है that light travels in a straight line. जब तक मीडियम चेंज नहीं होता तब तक light will keep on traveling in a straight line. Let us keep an obstacle. Obstacle मतलब इस light source के बीच में कुछ आ गया. Some obstacle. So there is some obstacle here. तो अभी हमारे पास in total क्या क्या है? हमारे पास है एक source of light, हमारे पास है एक screen, and there is obstacle. सोर्स और स्क्रीन के बीच में there is an obstacle. Oh, what do we expect? हमें ये पता है light will travel in a straight line, मतलब light will travel something like this. Okay, तो इसका मतलब ये है कि let us say ये जो obstacle है इसको नाम दे देते हैं A and B. Let's call this as AB. Then what we know is screen पे A से लेके B तक A dash B dash तक, let's say A dash B dash, A dash से लेके B dash तक जो रीजन है यहाँ पे बनेगा शैडो, राइट? ऐसा होता है ना, शैडो बनता है ना लाइट सोर्स के बाद. अगर आपने ऑब्स्टेकल रख दिया, इवन हियर इफ यू सी प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर से जो लाइट आ रहा है स्क्रीन पे, इफ आई कीप हैंड इन बिटवीन यू विल सी द शैडो, राइट? तो सोर्स है, स्क्रीन है, बीच में ऑब्स्टेकल है. तो व्हाट वी नो इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ऑब्स्टेकल ए बी का शैडो बनेगा ए डैश बी डैश. इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, GSR, where GSR stands for geometrical shadow region. Geometrical shadow region. Similarly, instead of obstacle, मान लो obstacle की जगह पे हमारे पास एक ओपनिंग है. ओपनिंग मतलब स्लिट. तो देयर इज अ सोर्स S और obstacle की जगह पे what we have is slit. You know what is a slit? It is just a small opening. So we have a slit, let us say. Okay. Then थोड़ा इसको बड़ा कर दो. Good. Then we have a screen. यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है. Again what is our expectation? आपको पता है light travels in a straight line. Again what do we expect in this case? In this case what will happen is ये जो आपके पास स्क्रीन पे A डैश B डैश रीजन है, सिर्फ यहाँ पे लाइट आएगा क्योंकि ऊपर स्लिट मतलब बेसिकली देखो ऑब्स्टैकल लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और स्लिट में से लाइट पास होगा. मतलब दो ऑब्स्टैकल है बेसिकली केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो द आइडिया हियर इज ये जो ऑब्स्टैकल था आपके पास ए बी, उस केस में ए डैश बी डैश में लाइट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे क्या बना, शैडो. इसको बोला ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. और लाइट कहाँ पे आया? लाइट आया बी डैश के नीचे और ए डैश के ऊपर. तो इसको आप बोलते हो इल्यूमिनेटेड रीजन. इल्यूमिनेटेड रीजन मतलब जहां पे लाइट पहुंचेगा. तो रीजन ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेटेड रीजन. तो बी डैश के नीचे और ए डैश के ऊपर यू विल हैव लाइट. So this is also IR, illuminated region. In case of slit उल्टा है. In A dash B dash ये है illuminated region और B dash के नीचे is geometrical shadow region और ऊपर is geometrical shadow region, right? So what we expect is obstacle होगा तो there is a region which is geometrical shadow region और उसके बाद there are two regions below B dash and above A dash where you have light. Similarly अगर आपके पास एक slit है तो what do we expect? A dash B dash is illuminated, B dash के नीचे geometrical shadow region और A dash के ऊपर geometrical shadow region. ऐसा होता है. But in reality अगर there is a condition to this, if
this obstacle or this slit is very small and comparable to wavelength of light. ये जो ऑब्स्टेकल है या फिर ये जो स्लिट है, अगर ये बहुत छोटा हुआ, कितना छोटा, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन लाइट दिखाया है, रफली 5000 एंगस्ट्रॉम मान लो. 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर, राइट. अगर ऑब्स्टेकल इतना छोटा हुआ 5 × 10⁻⁷ मीटर, या फिर स्लिट इतना छोटा हुआ मोर और लेस, तो इस केस में क्या होता है, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट. कहां पे बेंडिंग होगा, एट द एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल. तो लाइट सीधा जाने की जगह पे लाइट विल बेंड, एंड व्हेन लाइट बेंड्स एट द टू एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल, इट बेसिकली एंटर्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. तो पहले क्या था, व्हाट यू नो इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ए बी का शैडो बनेगा ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश में कोई लाइट आना नहीं चाहिए. दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट. ए डैश के ऊपर और बी डैश के नीचे देयर विल बी लाइट. गुड. तो ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, अगर इन केस वेवलेंथ ऑफ लाइट और ये जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज कंपैरेबल हुआ, इफ द ऑब्स्टेकल ए बी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बहुत छोटा ऑब्स्टेकल है, तो इस केस में ऑब्स्टेकल के एजेस पे, मतलब ए पे और बी पे, यहाँ पे लाइट का होता है बेंडिंग, और लाइट बेंड होके कहाँ जाता है, इट एंटर्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. मतलब समथिंग लाइक दिस. सो हमारा एक्सपेक्टेशन जो था कि लाइट यहां पे नहीं मिलना चाहिए, अब मिलेगा, राइट. सिमिलरली अगर आपके पास स्लिट है, तो स्लिट में होता है स्प्रेडिंग, क्योंकि स्लिट मतलब ए पे बेंड होगा और बी पे भी बेंड होगा, और बेंड होगा तो वो दोनों डायरेक्शन में बेंड होगा. सो इन केस ऑफ स्लिट, यहाँ पे ए पे बेंड हुआ और बी पे भी बेंड हुआ. मतलब इन केस ऑफ स्लिट, लाइट इज बेंडिंग एट टू एजेस ए एंड बी, एंड इन दिस केस इन फैक्ट इट इज स्प्रेडिंग, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है ना वो, राइट. तो यहाँ पे ऑल्सो लाइट विल एंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल है. हाउ डू यू डिफाइन, इज सिंपल. The bending of light, कहां पे बेंड हुआ, at the edges of the obstacle or slit, right, and spreading into, कहां spread हुआ, into geometrical shadow region, is called as diffraction, right. Extremely simple concept. Only thing is कि you need to understand, जब slit होगा तो geometrical, you see, when you have slit, तो उस केस में there is spreading in all the direction, and in case of obstacle, light is bending towards. Okay, that's it. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो how will you explain? बहुत extremely simple. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, whenever light encounters an obstacle, क्या होगा, it produces shadow. Okay, so light travels in a straight line and produces shadow when it encounters obstacle, number one. Then similarly, if light encounters slit, a dash b dash region on the screen gets illuminated, right. a dash के ऊपर है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और b dash के नीचे है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. Okay, so when the size of obstacle or slit is comparable to wavelength of light, then light bends at the edges of obstacle and slit and spreads into geometrical shadow region. This bending of light at the edges of obstacle or slit and entering into geometrical shadow region is called as diffraction of light. Okay, detail हम बाद में देखेंगे, we'll see details also. So पहले you have to explain this. Light travels in a straight line, travels in a straight line and produces shadow. अब यहाँ पे shadow कौन सा है यहाँ पे, a dash b dash, and produces shadow a dash b dash when it encounters
when it encounters an obstacle AB as shown in figure. As shown in figure A. So you have figure A, and here you have figure B. Okay. Then similarly, when light encounters slit AB, the only region that is illuminated, the only region that is illuminated is A dash B dash. So A dash B dash region is the only region which is illuminated. अब इसके आगे क्या होगा? Okay, but when the size of the obstacle or slit is comparable to the wavelength of light, then light bends. कहाँ bend the light? Light bends at the edges of obstacle or slit. Then light bends at edges of obstacle or slit and spreads into, कहाँ spread हुआ वो? Geometrical shadow region, and spreads into geometrical shadow region. This bending of light, तो अब एक काम करते हैं, अब definition ही बना लेते हैं. So let's define what is diffraction. So the bending of light कहाँ पे? At the edges of obstacle or slit and entering into geometrical shadow region is called as diffraction. The bending of light at the edges of obstacle or slit and entering into GSR. GSR stands for geometrical shadow region. Is called as diffraction of light. Is called as diffraction of light. Okay, good. So अब what you understand from diffraction is diffraction pattern. अगर आपको देखना है तो diffraction pattern कैसा दिखता है हम देखेंगे बाद में, how exactly it looks like. लेकिन सबसे पहले अगर आपको diffraction का एनालिसिस करना है, मतलब स्टडी करना है, तो तीन चीजें चाहिए: एक सोर्स, एक ऑब्स्टैकल या फिर स्लिट, और एक स्क्रीन. तो थ्री थिंग्स यू विल नीड. अब डिपेंडिंग ऑन what is the distance between source and obstacle and screen, we can have two types of diffraction. मैंने आपको बताया था जब हमने वेव फ्रंट्स देखे थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स गिव्स spherical wavefront, right? And a very small part of the spherical wavefront is a plane wavefront. Condition क्या था plane wavefront का? The source should be at infinite distance. Good. So and at that time I told you कि ये plane wavefront और spherical wavefront, you will need basic idea behind spherical and plane wavefront when you study diffraction. So there are two types of diffraction: Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. So types of diffraction. हमको as far as your syllabus is concerned, आपको सिर्फ types of diffraction पता होने चाहिए, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए. मतलब you should be able to differentiate, compare.
एंड डिटेल एनालिसिस हम एक का ही करने वाले हैं. So only one diffraction type of diffraction we will be studying in detail. Otherwise, they can ask you compare, मतलब differentiate point by point. इसमें और उसमें क्या क्या difference है? So there are two types of diffraction. Number one, Fraunhofer diffraction. And number two, Fresnel diffraction. For us, in detail, we will go through Fraunhofer diffraction at single slit. And what do you mean by single slit? मैं बता देता हूँ. और याद रखना इसके आगे, whenever we study diffraction, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, चाहे obstacle हो, चाहे slit हो, in both the cases you get diffraction. दोनों केसेस में आपको diffraction pattern मिलेगा. अब होता क्या है? Some experiments they use a single obstacle. Some experiments use a single slit. Some experiments use multiple slits. There are n slits here. ये जो n slits का अरेंजमेंट है इसको आप बोलते हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. Obstacle, single obstacle. Some use slit, single slit. Some use multiple slits. ये जो multiple slit का arrangement है, it is called as diffraction grating. और if you do engineering, तो first year engineering में you will learn diffraction pattern at multiple slit, मतलब due to diffraction grating. Here in 12th, you will be studying diffraction due to single slit. Fraunhofer diffraction due to single slit. In general, चाहे obstacle हो, चाहे single slit हो, चाहे multiple slit हो, इन सबको इन जनरल नाम है डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी डिफ्रैक्ट करेगा. डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, क्योंकि सिंगल स्लिट भी डिफ्रैक्ट करेगा, ऑब्स्टैकल भी डिफ्रैक्ट ही करेगा और मल्टीपल स्लिट्स भी डिफ्रैक्ट ही करेंगे. तो हमको पता है इसको हम ऑब्स्टैकल बोलते हैं, हमको पता है इसको हम सिंगल स्लिट बोलते हैं, हमको ये भी पता है इसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं. And this is very beautiful concept, diffraction grating. बहुत interesting है, but it is out of scope of 12th, so we will not be discussing here. Okay. तो in general तीनों का काम एक ही है, diffraction करना. तो इन तीनों में से कोई भी यूज कर लिया उसको आप बोलोगे diffracting system. तो once you know what is diffracting system, we can go ahead and compare Fraunhofer and Fresnel. और मैंने आपको बताया था कि इन रियलिटी अब एक ही डिफरेंस है दोनों में, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में या फिर फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में देयर इज ओनली वन डिफरेंस. अगर आपको वो डिफरेंस पता होगा तो यू कैन राइट डाउन डिटेल्स ऑफ दिस. तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको ये बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट the idea here is difference एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन उसको आप इन डिटेल लिख सकते हो. समझ लो डिफरेंस क्या है. आपके पास एक सोर्स था S, आपके पास एक स्क्रीन है सम स्क्रीन, एंड आपके पास एक डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है. तो डिफ्रैक्टिंग सिस्टम कैन बी अ सिंगल स्लिट और ऑब्स्टैकल और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो आप तीनों में से कोई भी एक दिखा दो. फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनली डिफरेंस हियर इज, याद रखना इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. इन केस इसको स्लिट बोल दो, इसको ऑब्स्टैकल बोल दो. इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट रीचिंग एट द स्लिट and at the screen is a plane wavefront. Wavefront reaching at the slit or at the screen is a plane wavefront. Here wavefront reaching at the slit and the screen is spherical wavefront. That is the only difference, right? लेकिन अब इस एक डिफरेंस
एक ही डिफरेंस है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एग्जाम में लिखते हो याद नहीं रहता, फिर कौन सा पॉइंट फिर कौन सा पॉइंट। सिंपल सा एक पॉइंट समझ लो, क्या डिफरेंस था? द वेव फ्रंट रीचिंग एट द स्लिट और स्क्रीन इज प्लेन, हियर इट इज स्फेरिकल। बहुत लॉजिकल चीज है। प्लेन वेव फ्रंट जब हमने सीखा था तो मैंने ये बताया था कि प्लेन वेव फ्रंट अगर चाहिए तो सोर्स शुड बी केप्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल से ही बनता है विद द कंडीशन की सोर्स इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस, राइट? तो यहां पे इफेक्टिवली पॉइंट नंबर 1 दैट यू कैन से इफेक्टिवली स्लिट एंड द स्क्रीन दे आर एट इनफिनाइट डिस्टेंसेस, तभी प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ना। सो इफेक्टिवली यू कैन से द सोर्स ऑफ लाइट, the source of light is at infinite distance from the slit and the screen is at infinite distance from the slit. So effectively the source of light and the screen are at infinite distance from the slit, right? Here source of light and the screen, they are at finite distance from the slit, from the diffracting system। मतलब वापस कनेक्ट करो, थोड़ा बेसिक्स में जाओगे तो अच्छे से समझेगा। ओनली डिफरेंस है स्लिट पे या स्क्रीन पे कौन सा वेव फ्रंट आ रहा है? प्लेन। अगर स्लिट पे प्लेन वेव फ्रंट आना होगा तो सोर्स कहां चाहिए? इंफिनिटी, वेरी गुड, इनफिनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफिनाइट डिस्टेंस से वेव फ्रंट आया स्लिट पे, प्लेन बन गया। फिर अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, every point on this wavefront will act as secondary source emitting secondary wavelets। मतलब अब स्लिट बन गया सेकेंडरी सोर्स। स्क्रीन पे अगर प्लेन वेवफ्रंट चाहिए तो स्लिट कहां रखना पड़ेगा? इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। तो सोर्स से स्लिट इनफिनाइट डिस्टेंस, स्लिट से स्क्रीन इनफिनाइट डिस्टेंस, मतलब ultimately the source of light and the screen, they are at infinite distance from the slit। यहाँ पे स्लिट बोल रहा हूँ, but you can use, मैंने जैसे बताया, ऑब्स्टैकल यूज कर सकते हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कर सकते हो। इन जनरल क्या नाम दिया हमने इसको? डिफ्रैक्टिंग सिस्टम। ओके, सो इन जनरल जो नाम दिया है वही लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, द सोर्स ऑफ लाइट, the source of light and the screen are effectively not practically, effectively are effectively at infinite distance, very large distance, infinite distance from the diffracting system, from the diffracting system। यहाँ पे फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे स्पेरिकल वेवफ्रंट चलेगा, तो ठीक है। सो द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट finite distance from the diffracting system, simple। then point number 2, एक्चुअली हमने लिखना चाहिए था पहले पॉइंट में कि वेव फ्रंट यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे स्फेरिकल है, लेकिन हमने उल्टा लिखा, क्योंकि अगर इनफिनिट डिस्टेंस होगा तो ही वेव फ्रंट बनेगा प्लेन। सो नंबर 2, द वेव फ्रंट इंसिडेंट, द वेव फ्रंट इंसिडेंट किस पे इंसिडेंट हुआ? स्लिट, मतलब डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, इंसिडेंट एट द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, at the diffracting system and the screen is a plane wave front। स्क्रीन पे या फिर डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे वेव फ्रंट जो आना चाहिए, इट शुड बी अ प्लेन वेव फ्रंट। और हियर the wave front incident at the diffracting system and the screen is spherical wave front।
फिर आप बोलोगे सिलेंड्रिकल क्यों नहीं? सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबलाइट जैसा कुछ है तो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट नॉर्मली हम लोग पॉइंट सोर्स यूज करते हैं व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट डाउन स्फेरिकल हियर, राइट? पॉइंट नंबर 3, नाउ यू शुड नो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी आपको पता है, एज आई टोल्ड यू कि प्लेन वेव फ्रंट जब हम देख रहे थे, जब हम थ्योरी देख रहे थे प्लेन वेव फ्रंट का, तो आई टोल्ड यू इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कीप सोर्स एंड स्क्रीन एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम स्लिट से। हम ऐसा नहीं कर सकते ना, सोर्स को चेन्नई में रख के आए, फिर मुंबई में रख दिया हमने डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, और कश्मीर में रख दिया हमने स्क्रीन, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो अगर आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था हाउ टू कन्वर्ट बाय यूजिंग अ बायकॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले आपको रे ऑप्टिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स, कि बायकॉन्वेक्स लेंस करता क्या है। यू शुड नो कि बायकॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग सिस्टम, नॉट डाइवर्जिंग, ओके, कॉन्वर्जिंग। लेकिन आप आल्सो यू शुड नो लिटिल मोर बेसिक्स। अगर आपके पास एक बायकॉन्वेक्स लेंस है और अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, इफ यू हैव ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर पासिंग थ्रू lens, they converge at a point on the principal axis, and that point is called as focus, right? तो हमने कंडीशंस भी देखे थे इन 11th स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, राइट? तो इसको आप बोलते हो रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट डिमिनिश्ड इमेज। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो मतलब एग्जांपल, इफ यू हैव अ पॉइंट सोर्स केप्ट एट फोकस, पहले ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इमेज बना फोकस पे, अगर आपने ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है इसमें से रेज निकलेंगे डाइवर्जिंग, क्योंकि पॉइंट सोर्स में से रेज आते हैं डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है। देखा ना आपने, रेज पहले पैरेलल थे, उसको क्या किया, कॉन्वर्ज किया। तो यहां से जो रेज डाइवर्ज हो रहे हैं इनको पैरेलल बनाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि पैरेलल रेज को डाइवर्ज करना, सॉरी कॉन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे लाना, या फिर डाइवर्जिंग रेज को पैरेलल बनाना। तो नाउ यू सी, एंड एज आई टोल्ड यू, जब हम लोग प्लेन वेव फ्रंट देख रहे थे दैट टाइम आई टोल्ड यू कि प्लेन वेव फ्रंट किससे बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है पैरेलल रेज से। तो if I keep lens between diffracting system and source, तो यहां पे हमारे पास एक डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है। तो मैंने अगर सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा है, रिमेंबर दिस, ये जो सोर्स है इट इज इमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, बट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस द वेव फ्रंट बिकम्स प्लेन। तो अगर मैंने डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब स्लिट और सोर्स के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, तो आई कैन प्रोड्यूस प्लेन वेव फ्रंट। सिमिलरली आपके पास स्क्रीन था, दिस वाज द स्क्रीन, एंड स्क्रीन पे भी क्या चाहिए आपको, प्लेन वेव फ्रंट। वेरी गुड। तो यू शुड रिमेंबर, ये जो आपके पास डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है, जो स्लिट है, which will act as secondary wavefront. Each point on this wavefront will act as secondary source of light. तो यहां से secondary wavelets बाहर आएंगे, and these secondary wavelets are again spherical. हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का विल एक्ट एज पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या देता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हमें स्क्रीन पे भी क्या चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन ये तो स्फेरिकल है। तो अब क्या करेंगे, अब एक और लेंस यहां पे रख देंगे। तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस वापस से स्फेरिकल को कन्वर्ट करेगा प्लेन में, राइट? सो इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, a pair of convex lens are used. They are required to convert spherical wavefront into plane wavefront. Whereas in Fresnel diffraction, ऐसी कोई चीज हमको लगने वाली नहीं है। So here, point number 3.
in Fraunhofer diffraction, what do you need is a pair of convex lens. Pair of convex lens are required to produce plane wave front. That is why I told you effectively, not really, not practically. The source of light and the screen is effectively at infinite distance from the diffracting system. Reality में तो कर नहीं सकते, मुझे laboratory में plane wave front चाहिए, तो फिर I will be using convex lens. So a pair of convex lens is required. So, and here in this case we don't need any lens. So in Fresnel diffraction, no convex lens is required. This is the basic difference. इतना आपको पता होना चाहिए. That's it. So is this clear? So do you remember what is diffraction? So basics को याद रखो. What is diffraction? Bending of light. कहाँ पे? Into geometrical shadow region. कब? When light encounters obstacle or slit. Okay, then we have seen basics. Then you should know कि diffraction के दो type है, Fraunhofer and Fresnel. और Fraunhofer में और Fresnel में difference क्या? You already know this. Then going ahead, we will discuss only Fraunhofer diffraction at single slit. याद रखना है इसको. You will be only discussing Fraunhofer diffraction at single slit as far as your syllabus is concerned. So let us quickly look at what is Fraunhofer diffraction at single slit. Fraunhofer diffraction at single slit. तो सबसे पहले let us understand diagram and let us understand pattern कैसा दिखता है वो भी देख लेंगे. So the idea here is सबसे basic requirement is to have a source of light. So you have a source of light S. Then obviously as you know कि इस point source में से you have diverging rays. तो diverging rays को converge करने के लिए what do you need is a lens. तो आपके पास पहले एक biconvex lens होना चाहिए. You should have biconvex lens. Normally this biconvex is equiconvex. Equiconvex मतलब इसके जो दो curved surface है 1 and 2 दोनों का radius है same. Okay, so this biconvex is normally equiconvex. Then you will need one more. तो मैं इसको रख देता हूँ यहीं पे, पहले से रख देता हूँ. Then obviously as you know कि यहाँ से जो रेज आएंगे, डाइवर्जिंग रेज जो आएंगे, दिस डाइवर्जिंग रेज विल बेसिकली कन्वर्ज. ओके, कन्वर्ज मतलब विल बिकम पैरेलल. तो पैरेलल. देन एज यू सी इन द टाइटल में लिखा है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट. तो यू नीड टू हैव अ सिंगल स्लिट. तो मैं यहाँ पे एक सिंगल स्लिट रख देता हूँ. दिस इज अ सिंगल स्लिट, द सिंगल ओपनिंग यू कैन से, और इसको नाम दे देते हैं ए बी. और ये जो सिंगल स्लिट का विड्थ है, width of the slit is small a. Let us say it is small a, right? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको पता है कि ये सिंगल स्लिट पे जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट आएगा, each point here will be here as a secondary source and start emitting secondary wavelets, and you have a spherical wave front. तो spherical wave front बनेगा, उसको वापस से कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? Plane wave front. So you need something here. Then one more lens. Then you have a screen जिसपे आप पैटर्न देखोगे. पहले पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं. Later we will do all the required things. So this is the screen that you have basically. Something like this. ऐसा आपके पास एक screen है. थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको. Good. So as to understand pattern. अब सबसे best way to understand diffraction is, सबसे पहले हो क्या रहा है? You have light. Light means energy, right? It is passing through
स्लिट, ऑफ कोर्स लेंस से पास होगा फिर स्लिट में आएगा। स्लिट पे आने के बाद डिफ्रैक्शन का जो हमने डेफिनेशन देखा, स्लिट पे आने के बाद क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है। सो इमेजिन कि ये ऐसा है, मेरे पास एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, इमेजिन, एंड आई एम थ्रोइंग एट यू। तो ऐसा होगा कि कहीं पे ज्यादा चॉकलेट्स पहुंचेंगे, कहीं होगा कि किसी को चॉकलेट पहुंचा ही नहीं, राइट, एंड देन देयर विल बी पॉइंट्स विद अगेन सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे चॉकलेट मतलब लाइट, when light passes through slit it spreads, spreading means on the screen there will be some points, जहां पे there is more energy of light, okay, and there will be some points where there is nothing, and then there will be some points on the screen जहां पे लाइट तो पहुंचा बट लाइट कम पहुंचा, लेस लाइट इज देयर। तो व्हाट इज इन रियलिटी हैपनिंग, ये जो स्क्रीन है आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, यू विल सी अ पैटर्न वेयर देयर इज मैक्सिमम लाइट, सो देयर इज मैक्सिमम लाइट। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है स्क्रीन पे वेयर यू हैव मैक्सिमम लाइट। अब मैक्सिमम लाइट को मैं थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा, इट डजंट मीन कि ये रीजन बड़ा है, इट जस्ट मीन्स कि यहाँ पे ज्यादा लाइट पहुंचा है। सो मोर लाइट इज, ये मतलब इट विल अपीयर ब्राइटेस्ट, इट विल अपीयर द ब्राइटेस्ट, राइट। इसके लिए मैंने इसका साइज बड़ा बताया है। और दिस ब्राइटेस्ट पॉइंट इज राइट एट द सेंटर, इसके लिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। रिमेंबर मिनिमा मतलब क्या था, डार्क, मतलब क्या था, डिस्ट्रक्टिव। वहां पे आप बोल रहे थे डार्क बैंड, वहां पे आप बोल रहे थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जहां जिस जिस पॉइंट पे लाइट नहीं पहुंचेगा उसको आप बोलते हो मिनिमा, और जहां जहां पे लाइट पहुंचता है, मतलब जो जो पॉइंट ब्राइट दिखता है इंटरफेरेंस में, उसको आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट बैंड, यहाँ पे उसको बोलते हैं मैक्सिमा, राइट। तो सबसे ब्राइटेस्ट स्क्रीन का सेंटर दिखने वाला है, सेंटर दिखने वाला है। क्यों दिखेगा वो हम थ्योरी देखेंगे, वी विल सी व्हाई इट इज सो कि सेंटर इज ब्राइटेस्ट, राइट। लेकिन समझ लो द ब्राइटेस्ट विल अपीयर राइट एट द सेंटर, ब्राइटेस्ट एट द सेंटर, तो इसको नाम दिया है सेंट्रल मैक्सिमम, बिकॉज मैक्सिमम मतलब ब्राइट, कहां बना, सेंटर। या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम, व्हाट इज प्रिंसिपल, द फर्स्ट वैल्यू, द ब्राइटेस्ट, उसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल। सो सेंटर पे आपका बना ब्राइटेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमम और प्रिंसिपल मैक्सिमम। देन ये जो प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमम है, इसके दोनों साइड पे देयर इज नथिंग, एंड देन यू हैव लेस ब्राइट। तो क्या होगा, इस प्रिंसिपल मैक्सिमम के सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड पे दो पॉइंट्स है, मान लो ये सेंटर है, लेट अस से दिस इज सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो सेंटर पे क्या बना, क्या बना सेंटर पे, क्या बना, मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम। देन उसके दोनों साइड पे देयर इज नथिंग, नो लाइट, इसको बोलते हैं मिनिमस, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मतलब पहला ही मिनिमा बना। देन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बाद यू विल सी अगेन लाइट बट लेस ब्राइट। तो लेस है तो प्रिंसिपल तो नहीं बोल सकते इसको, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी क्यों, बिकॉज द ब्राइटनेस हैज गॉन डाउन, द लेवल ऑफ ब्राइटनेस इज लेस, थोड़ा फेंट हो गया, तो सेकेंडरी मैक्सिमा, राइट। देन अगेन दोनों साइड पे, स्क्रीन के सेंटर के दोनों साइड पे वापस बनेगा सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के बाद वापस से व्हाट यू विल गेट इज अगेन यू विल गेट लेस ब्राइट, तो और कम हो गया ब्राइटनेस। देन अगेन यू विल सी नो लाइट, मतलब थर्ड मिनिमा ऑफ द थर्ड ऑर्डर। उसके बाद वापस से ऑन बोथ साइड यू विल सी नथिंग अगेन, मतलब यू विल गेट समथिंग बट यू विल गेट वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अगेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट, तो हियर यू विल गेट लेस लाइट एंड अगेन लेस लाइट। तो वापस उसके बाद फिर से
minima, minima. Then again you will have even less light, less bright, becoming faint and faint. तो सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे, अब आपका काम है टू कंपेयर विद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या था? इंटरफेरेंस में जहां जहां ब्राइट बना वो सारे के सारे ब्राइट सेम इंटेंसिटी के थे, दे वर ऑल ऑफ द सेम इंटेंसिटी, इक्वल ब्राइटनेस। और जहां जहां डार्क बना दे वर ऑफ इक्वल विड्थ, राइट। डिफ्रैक्शन में सेंटर पे ब्राइटेस्ट है, देन डार्क, दीज आर डार्क आर जस्ट पॉइंट्स, उनका विड्थ ज्यादा नहीं होता है, जस्ट पॉइंट्स। देन यू हैव ब्राइट बट विथ लेस ब्राइटनेस, थोड़ा फेंट, देन डार्क, एंड देन लेस ब्राइट, एंड देन डार्क, एंड देन लेस ब्राइट। तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिक्रीजिंग एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर। और आप इसको, इसी केस को आप, यू कैन ड्रॉ इंटेंसिटी पैटर्न आल्सो। तो इंटेंसिटी पैटर्न इसका कैसे दिखेगा? लेट अस जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी पैटर्न। बहुत सिंपल सा केस है, ब्राइटेस्ट कहां पे? सेंटर पे। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, कहां पे आएगा? सेंटर पे। सो यू विल गेट मैक्सिमम एनर्जी एट द सेंटर। और देखो यहाँ पे जहां मिनिमा है, रेड क्रॉसेस है, देयर इज नो लाइट, इसके लिए मैंने जीरो कर दिया, दिस इज जीरो। तो अगर आपको ये समझना है अच्छी चीज, तो हम एक काम करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एंड दिस लाइन हियर गिव्स यू पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहाँ पे हम ये जो रेड लाइन हमने ऑलरेडी यूज किया है, इसका यूज कर लेता हूं। दिस इज एनर्जी एक्सिस, दिस इज एनर्जी एक्सिस हियर। तो मैक्सिमम एनर्जी कहां पे? सेंटर पे। उसके बाद नो एनर्जी, यस, आपको पता है ना वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो ये जो ग्रीन लाइन है, जो पोजीशन बता रहा है, वो वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस क्या है? एनर्जी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दिस रेड क्रॉसेस, these dots, red dots, they are points of no energy, right? उसके बाद वापस से एनर्जी है सेकेंडरी। तो अब क्या होगा? अब एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन नाउ इन दिस केस यू विल नॉट हैव ब्राइटनेस, सेम ब्राइटनेस लेवल कंपेयर टू सेंटर। तो देखो मैंने एम्पलीट्यूड कम कर दिया, एम्पलीट्यूड कम करना मतलब एनर्जी कम करना, मतलब इंटेंसिटी कम, क्योंकि यू नो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज नथिंग बट इंटेंसिटी। वेरी गुड। तो दोनों साइड पे द सेम थिंग विल हैपन हियर एंड हियर आल्सो, राइट। उसके बाद वापस से नो एनर्जी, मतलब वापस से यू हैव मिनिमास, और फिर वापस आपको मिलेगा मैक्सिमम बट विद इवन लेस इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी, तो और इंटेंसिटी कम हो गया यहाँ पे, सो यू हैव इवन लेस इंटेंसिटी, इवन लेस इंटेंसिटी यू विल गेट। ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो देखो इंटेंसिटी पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, राइट। तो बेसिक वेरी बेसिक point number 1, you cannot keep source and screen at infinite distance from the slit. हम ये laboratory में experiment करेंगे. In reality you can see this pattern. I'll show you one of the photos that I took when I was teaching engineering. हमने diffraction pattern से hair का thickness find किया. Your own hair, you can find thickness with the help of this. कैसे? मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मतलब क्या क्या हो सकता है? स्लिट, ग्रेटिंग, ऑब्स्टैकल, वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, ऑब्स्टैकल। इफ यू टेक अ लेजर लाइट इज हाईली मोनोक्रोमैटिक, आपको पता होगा लेजर में से एक ही सिंगल लेजर निकलता है और पूरा का पूरा एनर्जी सिंगल बीम में होता है, राइट। और हमने उस लेजर लाइट के बीम में रख दिया हेयर को हमने वहां पे स्ट्रेच करके रख दिया, तो दैट हेयर विल एक्ट एज ऑब्स्टैकल एंड इट विल प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल डिफ्रैक्शन पैटर्न। और फिर हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न ले लिया ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर पे आपको पता है किसी भी दो लाइंस, ग्राफ पेपर लाइंस होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। तो बाय मेजरिंग हम देखेंगे वो, वी विल डू दैट,
by measuring the width of central maximum. सेंट्रल मैक्सिमम का कितना विड्थ है उससे आप ए स्लिट विड्थ या फिर ऑब्स्टैकल का विड्थ फाइंड कर सकते हो. सो विल सी दैट. So remember, here you will have an obstacle or a slit. You will need two lens, क्योंकि एक लेंस का काम है जो सोर्स से लाइट निकलेगा स्फेरिकल वेवफ्रंट, उसको कन्वर्ट करना है प्लेन वेवफ्रंट में. फिर जैसे ही प्लेन वेवफ्रंट स्लिट पे या ऑब्स्टैकल पे आया, अकॉर्डिंग टू द ह्यूजेंस प्रिंसिपल, each point here will act as secondary source and it will start emitting secondary wavelets which are again spherical in nature. उसको वापस से कन्वर्ट करना है प्लेन में. तो दैट इज व्हाई यू नीड वन मोर लेंस, राइट. जस्ट वन स्टेप अहेड वी विल गो टुडे, फिर बाकी डिटेल हम कल देखेंगे. एज यू नो, डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर इज द ब्राइटेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा लाइट का एनर्जी कहाँ आ रहा है, सेंटर पे. मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, व्हेन देयर इज नो पाथ डिफरेंस. सो व्हाट इज हैपनिंग एट द सेंटर. आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्टिक्स पता होने चाहिए. जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जाता है, इट नेवर बेंड्स. लाइट which is traveling in the direction of principal axis, it never bends. तो ये जो स्लिट का सेंटर है इसको बोलता हूं C और इसको बोलता हूं मैं P. तो ये जो CP डायरेक्शन में लाइट जाएगा वो बेंड होगा ही नहीं. फिर कहां जाएगा, सीधा सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे. अब देन जो भी रेज ऑफ लाइट CP को पैरेलल होंगे, जैसे कि ये एक रे ऑफ लाइट हो गया which is parallel to CP. Let us take a ray of light which is parallel to CP. This is a ray of light which is parallel to CP. So जो भी rays of light CP को parallel होंगे, they will converge at point E, center of the screen, and center of the screen is at equal distances. So the rays of light which are traveling parallel to CP, they travel equal distances to reach P. मतलब ये जो ऊपर का रे है इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं, इसको मैं बोलता हूं D और E. तो ये जो DP और EP है, they will travel equal distances, मतलब no path difference. No path difference मतलब condition for constructive. So all the rays traveling parallel to CP, पहली बात, the ray which is traveling in the direction of CP will not bend at all. उसका bending होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है? What is Snell's law? Sin I by sin R equal to mu, right? मतलब mu1 sin I equal to mu2 sin R. How do you measure angle with respect to normal? अभी ये खुद ही नॉर्मल के डायरेक्शन में है. इंसिडेंट रे इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. I equal to 0, R equal to 0. No refraction. इसका रिफ्रैक्शन होता है नहीं. It just goes straight. और CP को जो पैरेलल रेज है वो लेंस में से पास होने के बाद इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके कहां पहुंच रहा है, सेंटर. इक्वल डिस्टेंस मतलब नो पार्ट डिफरेंस. नो पार्ट डिफरेंस मतलब कंस्ट्रक्टिव. सो दैट इज व्हाई नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई एट द सेंटर यू हैव ब्राइटेस्ट is because of this constructive. Central maximum is because of all the rays traveling parallel to CP will travel equal distance to reach the screen. बाकी अब secondary मैक्सिमा का और मिनिमास का कंडीशन हम देखेंगे कल के लेक्चर में. So that's it for today.